Hello, everybody. Good evening. Hope you are doing well. एक्चुअली अभी ये जो एसएओ 2 का नोटिफिकेशन रिलीज किया यूपीएससी ने फॉर द डीआरडीओ, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसमें है स्पेशली हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेके, सिलेबस को लेके और हर टॉपिक्स के जो वेटेज है उसको कि किसका कौन कौन कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि देखो यार, मैंने जो आरटीए एग्जामिनेशन है यूपीएससी के, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए। 3 में से 3 के मैंने इंटरव्यू दिए हैं। आई हैव सेलेक्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एज वेल एज स्टोर ऑफिसर थ्रू यूपीएससी। तो इसके रिगार्डिंग आई थिंक यू आर टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ठीक है, टू द लाइट मोड कि ये क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिनको कंटेंट के जो यूट्यूब पे है वो कि कुछ भी है इसमें, एलिजिबिलिटी के लिए इतना लेवल का चाहिए एक्सपीरियंस, ये नहीं चलेगा, ये ऐसा है, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए एज सच। तो वो सारे डाउट्स वो आपके एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट हैं जो कि भी डीआरडीओ में काम कर रहे हैं। और बिकॉज आई एम खुद सर्विंग इन द सेम डिपार्टमेंट, है ना। और ऑलरेडी मैंने 3 टाइम्स यूपीएससी के डॉक्यूमेंट इंटरव्यू फेस करे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको एक कैसे आपको कनेक्ट करना है वो सारी चीजों के बारे में क्लियर बता सकता हूँ कि ये एक्चुअली प्रोसेस क्या है और कैसे आपको लेके चलना है, जिससे कि आप इसको फॉर्म भरते समय एक्चुअली ऐसी कोई गलती ना करें जो कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हमारा उस टाइम आपको प्रॉब्लम आए। कोई कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे मतलब बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी एक्सपीरियंस में उन्होंने कुछ और चीजें एंटर करवा ली, ऐसी लिखवा ली जो कि बाद में इंटरव्यू के टाइम पे उनको लगता है क्या इशू आएगा, है ना। और इंटरव्यू एक्चुअली होता है उसी के जो आप अभी भरेंगे, जो फॉर्म में डालोगे उसी के बेस पे इंटरव्यू होगा, है ना। तो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेसेस, तो मैं आपको उसी के रिगार्डिंग मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। चलिए, तो मैं अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी और जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें देखो, ये तो पोस्ट है, 19 पोस्ट सबको पता है क्या क्या उसका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, वो भी ठीक है। हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। ये क्लियर है कि कोई भी बैचलर डिग्री इंडिया में किसी की भी, चाहे वो बीटेक है, बीटेक है, बीएससी है, बीए है, बीफार्मा है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी बैचलर डिग्री कोई भी इंडिया में हो, वो सब इसके लिए एलिजिबल है एज रेस्पेक्ट टू द एजुकेशन। अब एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट इन अकाउंट। कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं उसमें ये क्लियर कट बाइफरकेशन नहीं होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट है, कोई किसी को पर्सनल सेक्शन कहता है, कोई अकाउंट सेक्शन है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई सर्विस बुक देखता है, कोई पर्सनल सेक्शन देखता है, कोई एलटीसी देखता है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिखा हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ वेरी ब्रॉड टर्म है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब उसमें स्टोर्स का भी कैंडिडेट है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है ना। और चाहे वो कैपिटल्स का देख रहे हैं तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। तो वो सारी चीजें हैं। अगर इसमें एक्चुअली कौन एलिजिबल होगा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता दूं, इसमें जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में, आई थिंक मोर और लेस, जो कि अगर कह सकते हैं ना कि स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे तो कोई लिखता नहीं है। वो सारे एलिजिबल हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, एक्सेप्ट जो टेक्निकल कैंडिडेट हैं उनके। कोई टेक्निकल कैंडिडेट है तो उसकी तो टेक्निकली जो एक्सपीरियंस है उसमें सारे टेक्निकल काम लिखे जाएंगे, है ना। तो जो भी एडमिन अलाइड कैरेक्टर में पोलिटिकल सपोर्टिंग स्टाफ में और जिसका कोर काम टेक्निकल नहीं है, वो भी इसी के लिए एलिजिबल है। हालांकि और भी चीज बताऊं, जो टेक्निकल में भी हैं, जो टेक्नो कमर्शियल देखते हैं और मैनेजरियल ग्रेड पे हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मेरे साथ के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कोड टेक्निकल में काम कर रहे थे लेकिन उनका मैनेजरियल काम था, तो उन्होंने भी अप्लाई किया और उनके सिलेक्शन भी हुए, है ना। तो इसको ज्यादा बोझ नहीं लेना है यार इसके बारे में कि ये हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा। तो वो सारी चीजों ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपको सिंपल कि आपके 3 साल एक्सपीरियंस में अगर क्लियर हो रहे हैं
तो आप भर सकते हो, है ना? और एक और चीज़ इसमें ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वही एलिजिबल है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है और इवन बैंक्स में भी है, ठीक है? लास्ट बैच का मेरा फ्रेंड है, वो भी शायद आई थिंक 7-8 महीने पहले उन्होंने जॉइन किया है। तुम तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थे, है ना? तो इस तरह का कोई बैंक हो, पीएसयू हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज, वो सब इसमें कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, है ना? और एक तो ये चीज़ ही और तो यार एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो क्वेरी आप पूछ रहे हैं ना, उसमें बहुत क्लियर कट चीज़ें लिखी हैं। एक तो अच्छा मैंने इसमें थोड़ा समाप्त कर दूँ, इसमें कोई लेवल का वार्ड नहीं है, जो कोई लेवल चाहे 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिस पे भी है, लेवल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम आप क्रैक करते हो, आपके अंदर एलिजिबल है, तो आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है? और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, बैंक सभी बंदे वो भी एलिजिबल है, ठीक है? और सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। दैट्स इट। आपको सिलेबस आपको एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम फाइट करना है तो यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर रहता है बहुत सारी चीजें कि वो उसको रिलैक्स भी करता है, ठीक है? तो अभी आप पहले फॉर्म भरिए। और अब बात आती है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, सभी लोग ये तो डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की साइट पे जाओगे, डाउनलोड में जाके एक्सपीरियंस का फॉर्म है, वहां पे जाके फॉर्म भर सकते हो। अच्छा एक और चीज इसमें एक और वो था इसमें एज का। तो जो बच्चे एज के जिसका कि जैसे कोई जनरल का है और 35 क्रॉस कर गया, तो एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट बेस उनमें 3 इयर्स की उसमें देखो पीएसयू भी नहीं चलेगा, ऑटोनोमस बॉडी भी नहीं चलेगा, है ना? उस केस के लिए ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस है आपकी, तो आप एलिजिबल हैं फॉर एज रिलैक्सेशन, ठीक है? तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड चीज, हाँ एक्सपीरियंस की। देखो यार इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, डिटेल है ये तो। आप इसमें एक्सपीरियंस है, आप जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, इसको लेटर हेड पे, एक बात और, इसको लेटर हेड पे ही निकलवाना है ना? कोई अगर किसी ब्लैंक वैसे पेपर पे, व्हाइट पेपर पे निकलवा के और कोई लेटर हेड वगैरह नहीं है और जस्ट उन्होंने अगर कुछ भी लिख के दे दिया कि सो इट में कंसर्न दैट दिस पर्सन इज वर्किंग इन सो एंड सो डिपार्टमेंट, तो वो नहीं चलेगा, है ना? बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे साथ के बंदे थे, इंटरव्यू पैनल से उन्होंने वापस किया है ना? अंडरटेकिंग भी दी है। अंडरटेकिंग कई बार तो क्या होता है कि इंटरव्यू दे देते, इंटरव्यू के कुछ टाइम पे उनको बुला लेते हैं, अंडरटेकिंग ले लेते हैं, और कई बार ये होता है कि उनको रिजेक्ट भी करते हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाद में डिस्प्यूट क्रिएट होता है ना? तो इससे बेटर है कि हमको इसी सावधानियों से फॉर्म भरें जिसके बाद में कोई इशू ना आए, ठीक है? देखो इसमें इसको लेटर पे लोगे तो ऊपर वाला जो परफॉर्म है वो लेटर तो आ जाएगा, है ना? ये लिखा भी है इसमें क्लियर इसमें, और नाम, डेट ऑफ बर्थ, सन ऑफ जो भी हैं उसकी, ये तो अपनी पर्सनल सारी डिटेल है। अब आती है बात इसकी पे स्केल। हाँ, पे स्केल आप डाल दीजिए, आपकी ग्रॉस सैलरी है वो डाल देना, ठीक है? ग्रॉस सैलरी डाल देना, और नेट डाल सकते हो, नेट डाल दो, कोई इश्यू नहीं। नेट और ग्रॉस दोनों डाल देना। और इसमें ड्यूटी परफॉर्म्ड आई, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है ना? क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा आगे, ठीक है, अभी तो आप कैसे भी भरेंगे उसको चलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका इंटरव्यू इसी पे कंडक्ट होगा, ठीक है? अभी जैसे चाहे आप किसी एक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो सकता है कि अभी विदिन 6 मंथ, 3 मंथ या आपने आगे वाले टाइम में जॉब चेंज कर दी, है ना? चेंज करने के बाद या आपकी जॉब में एनहांसमेंट हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, या कुछ भी चीजें, तो आप इंटरव्यू पैनल में बता सकते हो। बट आपका जो उन्होंने पैनल ने पहले से आपके लिए एक कहते हैं ना कि फ्रेम बना के रखा हो कि इसका क्या क्या पूछना है, किस टॉपिक पर डिस्कस करना है, तो वो सब कुछ डिस्कशन आपका, ये जो पॉइंट लिखोगे आप, इन्हीं से होगा, ठीक है? मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, तीनों बार जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखोगे वही चीज से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो आपको इसमें जो आप डिटेल भरवाओगे वो बड़े ध्यान से, और ऐसा नहीं है आपकी एस्टेब्लिशमेंट में जाके, प्रोसेस में जाके कि ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपने एक्चुअल में काम किया है, जिसको आगे आप डिफेंड भी कर सकते हैं इंटरव्यू में, तो वही पॉइंट्स आपको इसमें डलवाने हैं, ठीक है? और टोटल ड्यूरेशन, हाँ इसमें क्या है कि अगर आपका 3-4 डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है ना? तो उसमें टोटल आपका 3 इयर्स का होना चाहिए।
एक डिपार्टमेंट में किसी में है कि नहीं में नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं, टोटल आपका एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। और क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, वो तो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब वो कैलकुलेट कर लेता है ना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ठीक है कि आप जहाँ पोस्टिंग आपकी वहां डाल दीजिए। अब एक और बात आती है कि स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन तो जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट में डाल दीजिए, है ना। और अकाउंट्स में तो अकाउंट, स्टोर स्टोर परचेज, जो भी आपका सेक्शन है वो सेक्शन डाल दो, है ना। अब एक और इसमें बहुत वो लोग इसमें कंफ्यूज बच्चे रहते हैं कि सुपरवाइजरी लेवल, मिडिल मैनेजमेंट या हेड ऑफ द ब्रांच। अब इसमें क्या है कि देखो यार, अगर आप नॉर्मल सी अगर आप लेवल 4 और 4 से बिलो हैं तो वो क्लरिकल लेवल रहता है ना। कई जगह जो फोर्सेस हैं, सीएपीएफ वगैरह, उसमें हेड क्लर्क बोलते हैं, कई कुछ ऑटोनमस बॉडी हैं उसमें हेड क्लर्क बोलते भी हैं, ठीक है। लेकिन वो एक क्लरिकल लेवल में ही माना जाता है। सुपरवाइजरी लेवल स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेवल 6, है ना। तो अगर वो 6 पे है तो उसमें सुपरवाइजरी लेवल, और जो भी फिर उसमें आपका डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, वो उसी के हिसाब से इसमें आपको डाल के देगा। आप कुछ भी कहेंगे तो अगर किसी ने डाल के दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज लेकिन कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपीएससी से हो जाएगा तो डिपार्टमेंट भी आई थिंक वैसे वैसे करता तो नहीं है ना, कि ऑब्जेक्ट नहीं करता है। बट क्यों डलवाना हमारे को खाल। तो अभी अब आप हैं यूडीसी एस्टेब्लिशमेंट वाले बंदे से अगर आपका दोस्ती है तो आपने मान चलो उसमें सुपरवाइजरी लेवल डलवा दिया है, मिडिल मैनेजमेंट डलवा दिया, तो वो एक क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है कि अच्छा नहीं है ना। तो आप लेवल 6 से नीचे हैं या ठीक है, 4 है, 2 है, जो भी है, तो आप उसी के हिसाब से जो आप काम करते हैं, एक की क्लरिकल लेवल है या टैक्स, नहीं तो आप पोस्ट डाल दीजिए उसमें, है ना। और लेवल 10 तक है तो आप सुपरवाइजरी लेवल डाल सकते हैं। लेवल 10 या अबव कोई किसी हेड ऑफ द सेक्शन को कर रहे हो, ठीक है, तो मिडिल मैनेजमेंट या हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो, या किसी बैंक का कोई हेड है, ब्रांच का हेड है, भाई हालांकि आएगा तो नहीं बनना किसमें, बट अगर कोई वो भी है तो हेड ऑफ द ब्रांच वो भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये तो बात रही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, और इसमें प्रॉपर इसको साइन एंड स्टाम्प होना चाहिए। इसमें यार देखो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यही मेन नर्व्स है ना। तो इसको आप बहुत ध्यान से भरिए। और लेटर पे होना चाहिए फॉर्मेट एज पर द यूपीएससी है वही होना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट कहता है तो भाई उनके अभी जितना भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कर लीजिए, कि वो नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल आपको जब से आप अगर भगवान करे कि आप इंटरव्यू तक जाएं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में नहीं रहा तो वो रिजेक्ट करेंगे, और बाद में आपको विद इन 10 डेज के अंदर ही बनवा के देना होगा। हो सकता है कि उस टाइम क्या कंडीशन है, आप बाहर हैं, कुछ भी है, किसी और काम में एंगेज हैं, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, है ना। तो वो चीजें इशू हम क्यों लेके चलें। तो आप पहले से है, आप पहले से इसको इस चीजों को क्लियर करके रखिए। और ये तो मैंने सुपरवाइजर को तो बता दिया। एज रिलैक्सेशन का 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस वो होना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से उसको प्लान कीजिए। और अभी तो आप फॉर्म आप भरो, अच्छे से भरो। और फॉर्म भरते समय एक और चीज और बात करना चाहता हूँ कि उसमें हॉबीज वगैरह जो सेक्शन है ना, इनको भी प्रॉपर भरना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हॉबीज से भी एक्चुअली हॉबीज रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि हॉबीज अगर किसी कैंडिडेट की है तो उस पर इंटरव्यू में आप क्वेश्चन अपनी जो आपका इंटरव्यू है उस पर आप 2-4 मिनट डिस्कशन कर सकते हो। अगर अच्छी है तो मतलब और ज्यादा अच्छा डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि 3 इंटरव्यू मेरे से 2 बार हॉबीज पे क्वेश्चन पूछा गया था और काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए। फॉर्म भरते समय अगर फॉर्म में कोई भी इशू है, ठीक है, तो आप ठीक है, कि इस चैनल का मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर अगर कमेंट्स करके आप पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, अगर कुछ इशू आ रहा है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना सिलेबस की तरफ। अच्छा, इसको डिस्कशन करने से मैं पहले बता दूं कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एस एस ओ जो है स्टोर सीनियर स्टोर ऑफिसर उसका, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस वगैरह जिसमें मैंने वो डाला हुआ है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कनेक्टिविटी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल की लिंक में दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन करके रखिए, है ना। क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं उस चैनल में पोस्ट करूंगा, तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और ये तो खैर अभी अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप
तैयारी के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग होगी, तब भी हम आपके साथ ही रहेंगे, बिकॉज आपका सिलेक्शन होने के बाद यू आर कमिंग टू माय डिपार्टमेंट। तो आप सब्सक्राइब करके रखना, जिससे अगर कोई भी अपडेट है तो आपको भी हेल्प मिलेगी, और भी जो साथ के हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और किसी दूसरे जो और बच्चे हैं जो कि ऐसे जिनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए जेन्युइन, तो वो चीजें वो भी इसका फायदा ले पाए, है ना। चलो अब ये बात करते हैं सिलेबस। देखो अभी सिलेबस है ना, एज पर जो प्रीवियस इसका एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में और 22 में हुआ था, उसमें ये सेम सिलेबस था, है ना। तो आप मान के चलिए कि ये सेम सिलेबस ही रहेगा। 90%, 90 क्या 99% सिलेबस आपका यही सिलेबस रहेगा। तो आप इसी के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी, वो जो अपनी प्रिपरेशन है, आप उसको आगे बढ़ाइए, है ना। और इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी आपको थोड़ा सा वो, मतलब आपको वेटेज के हिसाब से किस पे कौन सा किसका, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है। ये पर्सनल आपका एनालिसिस रहेगा कि आप किस इसमें सेक्शन में कितना टाइम दोगे, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी आरओआई आ जाए, है ना। तो वो भी मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके लिखा हुआ था। उसमें ये है कि जो लास्ट 2-3 साल, 2 साल के एटलीस्ट अगर देखा जाए, तो ये मोटा मोटा यही है कि इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन और जितने भी जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, एचआर, मार्केटिंग, अकाउंट, इनमें सब में 10-10 क्वेश्चन आए, है ना। और काफ़ी ये अच्छे सब्जेक्ट हैं, और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें ठीक है कि ये तो अच्छा है ही, 10 में से 10 भी आते हैं कैंडिडेट के। और ये सभी सिलेबस से आप, मतलब वो है, वेटेज है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए, और इसी के हिसाब से आप प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस अभी आप इसके हिसाब से तैयारी करके चलते हैं, मान के चलो आज से 4-5 महीने बाद जब भी आपका एग्जाम होगा, हो सकता है दिसंबर में एग्जाम हो, तो इसमें से अगर एक का सब्जेक्ट हटा भी दी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और 1-2 सब्जेक्ट, एक आध सब्जेक्ट कोई ऐड भी कर दी, तो भी उसको आप विदिन, क्योंकि 1-2 महीने पहले पता चल ही जाता है, तो आप उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, और और भी इससे अगर कोई भी रिलेटेड इश्यू है, तो आप मुझे टेक्स्ट करके आप बता, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, है ना? चलो ठीक है, ध्यान रखिए, टेक केयर, फॉर्म भरिए अच्छे से, और तैयारी करो अच्छे से, जिससे कि हम आगे मिल पाएँ डीआरडीओ। चलो थैंक यू।